नमस्कार मित्रों, आज 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जाहिर सी बात है, मनुष्य ने अपनी भौतिक क्षुधाओं को इतना बढ़ा दिया कि अब ये उसका रोज़ाना का जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, उस पर इतना संकट आने लगा कि उसको अब ये याद दिलाते रहने की आवश्यकता आन पड़ी कि अब तुम अपने क्षुधा को रोको, नहीं तो जीवन संकट में है। सबसे पहले शुरू कब हुआ? 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक आयोजन किया गया, जिस पर्यावरण को लेकर के पूरे विश्व के लोग आए थे, और उसी में डिसाइड किया गया कि एक दिन को मनाया जाए 5 जून को। फिर 2 साल के बाद 1974 5 जून से शुरू हो गया, इसकी मनाने की प्रथा चल पड़ी। और इस दिन हम लोग अपनी सारी कमियों को टटोलते हैं, देखते हैं कि हमने अपनी भौतिक क्षुधा में अपने वातावरण को किस कदर खराब किया है, दूषित किया है, और ये किस हद तक हमारे जीवन को पर अब इफेक्ट डालने लगा है। तो इसकी पूरी विवेचना मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म रोग एवं कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, मैं एक कवि भी हूँ। तो पहले मैं अपनी कविता आपको सुनाना चाहता हूँ जो पर्यावरण पर मैंने लिखी है। फिर उसके बाद मैं इस पर और भी टिप्पणी और भी कुछ अपने वक्तव्य से आपको अवगत कराऊंगा। तो पहले प्रस्तुत है मेरी पर्यावरण दिवस की कविता, जिसमें कि हम आह्वान कर रहे हैं कि इसे बचाना होगा। पर्यावरण है, जीवन है, इसे दूषित नहीं होने देंगे। धरती तेरी सुंदरता पे आँच नहीं आने देंगे। मिट्टी सौंधी पेड़ हरे और नभ पे काले बादल हैं। मिट्टी सौंधी पेड़ हरे और नभ पे काले बादल हैं। कोयल की है कूक निराली और मयूरी आंचल है। सख्त बड़ी चट्टानें हैं तो कोमल सा ये दलदल है। सख्त बड़ी चट्टानें हैं तो कोमल सा ये दलदल है। अभी बारिश हो रही है और अभी आप देख सकते हैं मिट्टी की सौंधी खुशबू किस कदर फिज़ा में ये घूम रही है, घुमर रही है। मिट्टी सौंधी पेड़ हरे और नभ पे काले बादल हैं। कोयल की है कूक निराली और मयूरी आंचल है। सख्त बड़ी चट्टानें हैं तो कोमल सा ये दलदल है। उफानों में सागर के दिख जाता जीवन अविरल है। हमारे पीछे ये आप देख रहे हैं गंगा नदी, जहाँ पर पुल बन रहा। पर्यावरण है, जीवन है, इसे दूषित नहीं होने देंगे। धरती तेरी सुंदरता पे आँच नहीं आने देंगे। सख्त बड़ी चट्टानें हैं तो कोमल सा ये दलदल है। उफानों में सागर के दिख जाता जीवन अविरल है। जीवन की दोपहरी की वो छाँव नहीं घटने देंगे। हरियाली चहुँ ओर बसे ये भाव नहीं मरने देंगे। पर्यावरण है, जीवन है, इसे दूषित नहीं होने देंगे। धरती तेरी सुंदरता पे आँच नहीं आने देंगे। 12 सिंगे घूम रहे और बाघों का बसेरा है। गैंडे ने है डाल दिया कीचड़ में अपना डेरा है। दरियारी घोड़े हाथी हैं, जिराफों का घेरा है। चिंपांजी ने फल तोड़ा जंगल में हुआ सवेरा है। जंगल जीवन विविध रूप ये रूप नहीं मिटने देंगे। कुदरत के है कई रंग कोई रंग नहीं घटने देंगे। पर्यावरण है, जीवन है, इसे दूषित नहीं होने देंगे। धरती तेरी सुंदरता पे आँच नहीं आने देंगे। उड़ते पंछी, चुगते पंछी, नील गगन को जीते पंछी। पेड़ों में है नीर कई पेड़ों को ही भीटे पंछी। कलरव जीवन झुंड सजीवन, बृहत व्योम को सीते पंछी। विविध रूप में उड़ते रहते जमीन पे खुशियाँ प्रीते पंछी। उड़ने वाले पंखों की उड़ान नहीं थमने देंगे। भांति भांति के पंछी हैं, पहचान नहीं मिटने देंगे। पर्यावरण है, जीवन है, इसे दूषित नहीं होने देंगे। धरती तेरी सुंदरता पे आँच नहीं आने देंगे। ये धरती अपनी है सुंदर, आओ मिलकर इसे सजाएं। घाटी नदियाँ और हवाएं, पर्वत झरना नीर बहाएं। शीतल है हरियाली आंगन, शीतलता को और बढ़ाएं। नदियों को बहने दें कल कल, बांधों को हम ना कर जाएं। क्षुधा हमारी भौतिकता, इसे और नहीं बढ़ने देंगे। दूषण और प्रदूषण से जलवायु न हम सड़ने देंगे। पर्यावरण है, जीवन है, इसे दूषित नहीं होने देंगे। धरती तेरी सुंदरता पे आँच नहीं आने देंगे। लुप्त हो रहे बाघ जमी से, लुप्त हो रहे बाघ जमी से। डॉल्फिन गंगा छोड़ चली, सोन चिड़ैया नहीं है दिखती। गिद्ध भी मुंह को मोड़ चली। गैंडों को मारा है हमने, आंखें घड़ियाली बेअस्क चली।
गैंडों को मारा हमने, आंखें घरियाली बेअस्क चली, लाल भेड़िया भाग चला है, वेल कुबड़ी जल छोड़ चली। इन जीवों से मोह हमारा अब और नहीं घटने देंगे, क्रांति ले लो प्रण, धरा जीवों को न तेजने देंगे। पर्यावरण है, जीवन है, इसे दूषित नहीं होने देंगे, धरती तेरी सुंदरता पे आँच नहीं आने देंगे। पीपल देता छाँव सुहाना, पीपल देता छाँव सुहाना, नीम चिरायु देता है, तुलसी घर की व्याधि हरती, गुलर दीर्घायु देता है। पूजे जाते बेल के पत्ते, बरगद साया देता है, जीवन में हरियाली भरकर कर गदगद काया देता है। पूजे जाते बेल के पत्ते, बरगद साया देता है, जीवन में हरियाली भरकर गदगद काया देता है। हरी भरी जलवायु में कोई विष नहीं घुलने देंगे, क्रांति दुनिया संग कहो, ये धरा नहीं मिटने देंगे। पर्यावरण है, जीवन है, इसे दूषित नहीं होने देंगे, धरती तेरी सुंदरता पे आँच नहीं आने देंगे। तो मित्रों, ये थी मेरी पर्यावरण दिवस पे पर्यावरण को जीवित हमेशा रखने का आह्वान करती हुई ये कविता। लेकिन ये तो कवि का उद्गार है जो कवि मन से निकला, लेकिन बातें कुछ और भी हैं जिन्हें हमें समझना होगा। सबसे पहली बात, इस बार जो पर्यावरण दिवस का थीम है वो थीम है बायोडाइवर्सिटी को संभालना। जो धरती की जो बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है उसको, उसकी रक्षा करना इस बार का थीम है। लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी के बलबूते ही हम आए हैं। हमारी आबादी जो 1810 में 1 अरब को छुई थी, आज 7.5 अरब से भी ऊपर पहुंची हुई है। और इसको पाने के एवज में कीमत हमने क्या चुकाई है? कीमत हमने ये चुकाई है कि पिछले 50 साल में, पिछले 40 साल में करीब करीब 50% बायोडाइवर्सिटी को हमने मार दिया है, हमने ख़त्म कर दिया है। अब ये बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे मार रहे? अगर हम जंगल को काट करके और उसमें अपना कृषि उत्पादन के लिए ज़मीन को यूज करने लगे, तो वैसे केस में बहुत सारा जंगल में जो जीव रहता था उसका हैबिटेट हमने छीन लिया, और वो छीन लिया तो फिर वो जीवन, उसका, उस जानवर का जीवन अप्रासंगिक हो गया, प्रासंगिक हो गया, अप्रासंगिक हो गया इस दुनिया में, और फिर वो विलुप्त होकर चला गया। क्योंकि जिस माहौल में वो पलने बढ़ने के लिए उसको भगवान ने बनाया था, हमने उस दुनिया को ही उजाड़ दिया, तो फिर वो रहेगा तो कैसे रहेगा? इसका लक्षण आप हर जगह देख सकते हैं, कोई बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो गाय करीब करीब 15 से 20 साल जिंदा रहती थी, आज वो 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल में ख़त्म हो जा रही है, क्योंकि हमने उसका दोहन शुरू कर दिया। एक ग्वाला रोज़ उसमें 15 से 20 लीटर, 40 लीटर दूध निकालता है, और उसके लिए उसी ढंग से उसको हार्मोन खिलाता है, एंटीबायोटिक खिलाता है, और अल्टीमेटली उसका दोहन हो जाता, और जब वो दूध देने लायक नहीं बचती उसको छोड़ दिया जाता, जो बूचड़ खाने में जा कर के कटती है। तो हमें ये सोचना होगा कि आखिर अगर अपनी क्षुधा को इस कदर बढ़ाना है, क्योंकि यदि मानव जाति को इस धरती पर इसी रफ्तार से आगे बढ़ना है, उसका पॉपुलेशन नियंत्रण अगर इसी ढंग से नहीं होते देना है, तो वैसे केस में इसकी कीमत तो यही होगी कि जो जीवित धरती पर है जो जीवन, उसको ख़त्म करके उसके जीवन को ही अपने अंदर समाहित कर लें। क्योंकि मनुष्य को लगता है कि वो इस धरती पर रहने वाला सबसे चालाक प्राणी है, सबसे बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन ये बुद्धिमानी उसको आज ये बता रही है कि अगर वो नहीं चेतेगा तो बर्बादी तय है। आपको जान के आश्चर्य होगा मित्रों कि पूरे संसार में जितने भी टिम्बर यूज होते हैं, जितने भी कागज़ यूज होते हैं, वो केवल 70% टिम्बर और 70% कागज़ को केवल 23% पॉपुलेशन यूज करता है। यानी 23% पॉपुलेशन धरती के 70% जंगल को काटने में अपना योगदान करता है। तो उन लोगों की जो क्षुधा है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और इसी को याद दिलाने के लिए ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कुछ बातों पर और गौर करने की आवश्यकता है। आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि हम इस धरती पर करीब करीब 80,000 हेक्टेयर ज़मीन को, जंगल को रोज़ काटते हैं, और ये भी जान लीजिए कि अगर उसकी गणना कीजिएगा तो करीब करीब हर मिनट हम 50 फुटबॉल के मैदान के बराबर का एरिया को हम इस धरती से वृक्ष मुक्त कर दे रहे हैं, जंगल को काट दे रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि क्यों नहीं हम पौधा रोप दें, लेकिन उनको ये बात कौन समझाए कि केवल पौधा रोपने से आपका जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है वो कभी भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के अंदर वो जीव जंतु भी समाहित है। आपको ये सोचना होगा, जैसे कि अभी हम लोग टिड्डी
टिड्डा लोकस्ट जिसको कहते हैं, उसका हमला हो रहा है। ये क्यों आने लगा? क्योंकि लोकस्ट को खाने वाला एक जीव हुआ करता था, वो उसकी संख्या विलुप्त हो गई, कम हो गई। तो वो जीव जब उसको खा नहीं रहा है तो उसका पॉपुलेशन बेतहाशा बढ़ गया। इस धरती पर चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो या फंगस हो या फिर कोई भी जीव जंतु, कोई भी पेड़ पौधा है, प्रकृति ने सबको किसी न किसी कारण से रचा था। मनुष्य को अब ये लगने लगा है कि वो कारण को अपने हिसाब से ढाल सकता है, उसको बिल्कुल रीराइट कर सकता है हर चीज़ को। ये अहंकार हमें ले डूबेगा और अगर हम नहीं चेते तो फिर निश्चित रूप से हमारी बर्बादी तय है। तो आज ये संभलने का मौका है और इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है, जब हमको देखना होगा कि हम आखिर जा कह रहे हैं। अगर आप आबादी पर भी ध्यान दीजिएगा, उसका पूरा समेकित अवलोकन कीजिएगा, तो आपको बहुत सारा चौंकाने वाला नतीजा मिलेगा और कुछ शुभ संकेत भी मिलेगा। हालांकि क्योंकि जब हमारा जो 1810 में सबसे पहले 1 अरब आबादी को हम लोग छुए तो हम लोग इतने दिन के बाद, लेकिन पॉपुलेशन का रफ्तार ज़्यादा था, लोग ज़्यादा जन्म लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े गए, 60 के दशक तक तो पॉपुलेशन का ग्रोथ जो था वो प्रति वर्ष 2 के आंकड़ों को पार कर गया। लेकिन अगर आज के आंकड़े को आप देखिएगा तो अभी हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ प्रति वर्ष 1.4 के आसपास है। तो यानी कि अब हमने कमी किया है। और जो प्रोजेक्शन ये कहता है वो ये कहता है कि अभी हम आने वाले दिनों में, जो हम अभी क्या हो रहा था कि हम 12 साल में करीब करीब 1 अरब आबादी को टच कर एक्स्ट्रा बना देते थे धरती पर। तो ये जो हर 12 वर्ष में 1 अरब आबादी बढ़ाते थे, अब वैज्ञानिकों का कहना है कि ट्रेंड अब जो 2020 के आगे का दुनिया होगा उसमें ये ट्रेंड कमेगा और उनकी जो योजना है उसके हिसाब से अब जो है 14 साल में, फिर जो है कि 25 साल में 1 अरब के आंकड़े को हम लोग छुएंगे। तो धीरे धीरे पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है कि कमेगा मनुष्य का। और चूंकि पॉपुलेशन का ग्रोथ हर हाल में बायोडाइवर्सिटी की कीमत पर ही होता है, इसीलिए अगर हम कभी भी ये कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की की है, हमने जीवन प्रत्याशा को बढ़ा दिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो आज के दिन में 70 से ऊपर है, 74 से ऊपर है और बहुत सारे देशों में तो 80 के भी ऊपर है। तो ये जो जीवन प्रत्याशा हमने बढ़ाई है, ये इस कीमत पर बढ़ाई है कि हमने बहुत सारे जीवों को का अस्तित्व ही ख़त्म कर दिया। तो वो जो ऊर्जा था, एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट कर गया, एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। अब मनुष्य जाति के रूप में ही ऊर्जा जो है, एनर्जी हर जगह दिख रहा। तो अभी हमें ये इस पर विचार करके और संभलने की आवश्यकता है। कम से कम 2 मिनट विचार भी कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि केवल जैसे योजना जो है कि 1 ट्रिलियन पौधा लगाना है, 2020 तक का योजना था। अभी बाद में जब समीक्षा होगी, जब 2020 खत्म होगा तो लोगों को पता चलेगा कि कितना वृक्षारोपण हुआ। लेकिन केवल वृक्षारोपण करने से ये समस्या का सलूशन नहीं निकल सकता, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हमने किया है। जैसे कि हमने गंदगी का नया कंसेप्ट सैनिटेशन जो ज्ञान हमें दिया गया, तो इस सैनिटेशन ज्ञान के द्वारा हमने क्या किया कि खुले में शौच रोक दिया। जब खुले में शौच रोक दिया तो हमें ये बहुत फ़ायदेमंद सौदा लगा। हमें लगा कि अब तो हम सब बीमारी को रोक लेंगे, लेकिन नतीजा ठीक उसका उल्टा हुआ। उसमें हुआ क्या कि वो खाद का काम करता था टॉयलेट। तो अब अगर हमको खाद बनाना पड़ता है और हमको खाद बनाने के लिए भी कार्बन उत्सर्जन करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी खाद का फैक्ट्री में अच्छा खासा वायु प्रदूषण वहाँ से भी निकलता है। लेकिन वो खाद बिना प्रदूषण के आपको टॉयलेट के रूप में था। अगर आप टॉयलेट खेत में करते उसको मिला देते तो केंचुआ उसको खाता और केंचुआ को गौरैया पक्षी आके खाता, और ये ना इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत पड़ता, ना आपको जो है कि ये खाद का ज़रूरत पड़ता। आज जो टीडा का समस्या है, अगर आपके पास गौरैया पक्षी रहता, अगर आपके पास और भी जो गिलहरी उस मात्रा में रहता, तो ये सब भी उसको खाता। तो जो है कि और भी जीव जैसे चूहा वगैरह भी ज़्यादा रहता, रोडेंट रहता, तो उसको भी वो सब खाता। लेकिन हमने वो सबको गंदगी समझ के उसको हटा दिया। परमात्मा ने दुनिया सही बनाया, हमको जीना नहीं आया। अब हमें ये ख्याल करना होगा, क्योंकि अगर हमें इस धरती पर गंदगी नज़र आ रहा, इसका मतलब है कि हमें परमात्मा में गंदगी नज़र आ रहा। हमने दुनिया को बदला है। और हमने दुनिया को क्यों बदला? क्योंकि हमारी जो सोचने समझने की दृष्टि है उसमें पूंजीवाद घुसा हुआ है। हम हर चीज़ में नफ़ा नुकसान तौलते। प्रकृति तो उन्मुक्त रूप से और ये निर्झर भाव से वो सब कुछ बांटती रहती, लेकिन हम हर चीज़ में अपना फ़ायदा और नुकसान देखते। आज जो हम कोरोना के दौर में हैं, तो हमें ये भी सोचना होगा कि आज हम अपने जीवन को एक स्तर और विकृत कर ले रहे हैं और अपनी मानवता पर भी कुठाराघात कर रहे हैं।
हमें ये बताया जा रहा और रोज़ दिन हमें ये बताया जा रहा कि मास्क लगा के रहो, डिस्टेंसिंग का पालन करो, लेकिन एक आदमी भी सोचने को तैयार नहीं है कि अगर आप मास्क लगाते रहिएगा तो क्या नुकसान होगा। जो मास्क आपको पहनने के लिए कहा जा रहा, वो N99 मास्क जो सबसे अच्छा मास्क मानव जाति खोज पाया, उस N99 मास्क का साइज़ है 2.5 माइक्रोन, उसका छेद का साइज़, और जो वायरस है उसका साइज़ है 0.12 माइक्रोन। अब 2.5 माइक्रोन के छेद से 0.12 माइक्रोन का वायरस कैसे नहीं घुसेगा, ये तो कोई भी आदमी जिसको थोड़ा भी विवेक है वो आसानी से समझ सकता है। जो थोड़ा भी साइंस पढ़ा है उसको ये पता है कि यदि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम चाहते हैं कि हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमेशा ये एक्सपोजर से आता है, तो यदि हम एक्सपोजर ही कम रखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी घटेगा। तो अब लोगों का कहना है कि नहीं, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप वैक्सीन से लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को वैक्सीन बेचना है। अब वो दिन दूर नहीं जब आपको ट्रेन पर चढ़ना होगा, जब आपको वायुयान में यात्रा करना होगा, या फिर अपने बच्चे को एडमिशन कराना होगा स्कूल में, तो बोलेगा कि आप ये कोरोना का टीका लिए कि नहीं लिए। क्योंकि कुछ लोग जो पूंजीपति हैं उनको उनकी क्षुधा शांत होने का नाम नहीं ले रही। यही कारण है कि वो पूरे दुनिया को भय का वातावरण कर दिए, और ऐसा भय का वातावरण कर दिए कि मर रहा था आदमी कैंसर से, बोला जाता था कोरोना से, मर रहा था हार्ट अटैक से, बोला जाता था कोरोना से, मर रहा था किडनी फेल से, बोला जाता था कोरोना से। और इसमें सब सरकारों ने भी मिल करके जम के इसमें भय को बढ़ाने में, केवल सरकार नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां, एक पार्टी भी ऐसा नहीं था जिसने कहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था। और हम आज बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए अनेक अनेक प्रकार का दृष्टिकोण है, अनेक अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, और अनेक अनेक प्रकार की उनके जिंदा रहने की अलग अलग तरीके हैं। लेकिन हमने एक ही तरीका पूरे विश्व पर थोपना चाहा। एक तरीका ये हो सकता है कि हम वायरस के प्रसार को रोक दें। जो काम अगर हम नहीं कुछ लॉकडाउन करते तो 15 दिन के अंदर ये वायरस सबके पास पहुंच जाता, 15 से 20 दिन में हमारा हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो जाता। लेकिन आज हमने उसके प्रसार को रोक करके अब ये सिलसिला सालों साल कर दिया, और इससे नुकसान किसको होगा? इसको नुकसान होगा उस गरीब को जो रोज़ कमा के खाता था। शायद धरती को सुरक्षा करने के लिए ही ये योजना बनाई गई है अमीरों के द्वारा कि कम से कम 10 से 20% पॉपुलेशन को ख़त्म कर दो। अब किसी को ऐसे तो नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि मानवाधिकार का मुद्दा भी उठेगा। तो इनडायरेक्टली आप प्रत्यक्ष रूप से आप ख़त्म कर सकते कि आप उसका जीवन का संसाधन, कमाई का अड्डा, वो सारा चीज़ ख़त्म कर दीजिए, वो सारा चीज़ सोख लीजिए, या फिर उसको ये कर्ज पर निर्भर बना दीजिए। अगर वो जिंदा भी रहे तो इसी बीच में चूँकि उसका रोज़गार छूट गया तो जिंदा रहने के लिए भी वो दूसरों से कर्ज लेकर के काम चलाए। तो पूंजीवादी व्यवस्था का क्षुधा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये पूंजीवादी व्यवस्था ही पर्यावरण दिवस मनाना शुरू की, क्योंकि उसको लगा कि अब हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है, तो ये चेतना होगा। तो इसीलिए जो है कि इस प्रकार का कहा गया, लेकिन वो अपनी चीज़ों में कटौती नहीं कर रहा। आज सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन जो होता है वो औद्योगिक देशों से होता है। जो विकसित राष्ट्र हैं वो सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट इस्तेमाल करते हैं। अभी तो ये सबको पता होगा कि अब कार्बन फुटप्रिंट का ज़माना है। इसमें आप कितना CO2 निकाले विभिन्न तरीक़ों से, और कितना CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए पौधा लगाए। तो आप देखिएगा कि जितना भी विकसित देश हैं वो CO2 कम एब्जॉर्ब कर रहे हैं और छोड़ ज़्यादा रहे हैं। तो इसके लिए भी पूरे दुनिया में एक सहमति बनी थी कि जो औद्योगिक देश हैं, जो बड़े देश हैं, वो यदि जो ज़्यादा CO2 उत्सर्जन कर रहे हैं तो उनको उस देश से खरीदना होगा जो कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं। सब देशों का हिस्सा बना दिया गया कि कौन आदमी कितना कार्बन उत्सर्जन कर सकता। तो जो देश ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं वो उसको कार्बन फुटप्रिंट खरीदना होगा उन देशों से जो कम, और जहाँ पर कम उद्योग धंधा है तो उन लोगों कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा है, तो अपना अधिकार वो विकसित राष्ट्रों को बेचेंगे, और उसके एवज में विकसित राष्ट्र उसको टेक्नोलॉजी देगा जिसके द्वारा वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा या फिर और भी टेक्निक जिसके द्वारा CO2 एब्जॉर्ब हो वो अपने देश में भी लागू कर सके। अभी हमारे संसार में करीब करीब 44 साल का ही ये जो डीजल और पेट्रोल बचा हुआ है, क्रूड ऑयल, तो अभी हमको ज़्यादा से ज़्यादा आप शिफ्ट हो जाना पड़ेगा सोलर एनर्जी पर। और ज़्यादा से ज़्यादा अब बहुत ज़रूरी आन पड़ा है। अभी कल परसों साइकिल दिवस था, तो अब हमको साइकिल पर आना होगा। जो आदमी भी किसी भी शहर में रहते हैं, अगर वो 10 किलोमीटर के दायरे में उनका ऑफिस है तो उनको चाहिए कि कम से कम वो साइकिल से जाएं, ताकि वो 10 किलोमीटर को दूरी तय करने में करीब करीब
100 कैलोरी जला दें, ताकि जो थोड़ा एक्स्ट्रा भोजन वो कर भी लें तो उससे उनके शरीर को नुकसान ना हो। और अगर उनका बॉडी मास इंडेक्स 21 से 25 से ज़्यादा है तो उनको ये कर्तव्य बनता है कि वो 21 से 25 के अंदर कर लें, क्योंकि ये जो ओबेस शरीर है ये अनेकों बीमारी का घर होता है। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट और एक्स्ट्रा चीनी शरीर में केवल चर्बी ही नहीं बनाता बल्कि वो तेजाब भी बनाता, जो कि सारा ऑटोइम्यून और सारा इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ और कैंसर का कारक बनता। और शरीर एक्स्ट्रा चीनी को जहाँ तहाँ छिड़कता, उससे इन्फेक्शन पनपता। यदि हमारे लार में ज़्यादा से ज़्यादा चीनी आएगा तो वैसे केस में कोरोना वायरस और कोई भी वायरस के हम शिकार हो जाएंगे। चीनी गिराएंगे तभी चींटी लगेगा। याद रखिए मित्रों, संक्रमण और कार्बोहाइड्रेट और शुगर एक ही सिक्के का दो पहलू है। सुख और दुख एक ही सिक्के का दो पहलू है। तो अगर आपको संक्रमण से बचना है तो उसके लिए उतना सफाई का ज़रूरत नहीं है, सैनिटेशन का ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को सुधारना है। आज हमारा धारणा बदल गया। अब हम खुद को नहीं बदलना चाहते, दुनिया को बदलने में विश्वास करते। अब हम बीमारियों से लड़ने लगे हैं। लड़ने का अर्थ होता कि हम 1 इंच भी अपने आप को नहीं बदलेंगे, लेकिन नया नया वैक्सीन खोजेंगे, नई नई दवाएं ईजाद करेंगे। तो मनुष्य का जो ये जिद है कि यदि वो खुद नहीं सुधरेगा तो क्या हालत हुआ वो आप खुद देख सकते। आप 2 महीना लॉकडाउन किए तो जो आंकड़ा 100 पहुंचा हुआ था कोरोना पॉजिटिव का, तो अभी बढ़ करके 1 लाख से ऊपर चला गया। तो आप कहाँ रोक पाए? नहीं रोक सकते। ये नेचुरल प्रसार वैसे भी होगा। और कोरोना पॉजिटिव को बीमारी समझना ही भूल है। वो तो प्राकृतिक टीकाकरण है जो प्रकृति मुफ्त में देता है। जब कोई आदमी, ये विज्ञान भी प्रूफ कर चुका है कि जो टीकाकरण जो आप प्राकृतिक रूप से लेते हैं, वो प्राकृतिक टीकाकरण जो आपको मिलता है इन्फेक्शन के रूप में, वो ज़्यादा उपयोगी होता और ज़्यादा आपको इम्यूनिटी प्रदान करता बनस्पत की, वो टीकाकरण जो आप खरीदते हैं। और ये जो टीका पर हम वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ये टीका तो सबको काम आएगा नहीं। 65 साल से नीचे वाले व्यक्ति को ही काम आएगा। 65 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन तो हम दे नहीं पाएंगे। तो आखिर टीका का अंतहीन इंतजार भी उचित नहीं है। तो अभी हमें सब, अभी जो मास्क का चलन चल पड़ा है, आप सोचिए जो आदमी भी ये सब प्लास्टिक वेस्ट कितना बना रहे हैं, पीपीई किट के रूप में कितना प्लास्टिक वेस्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और ये वेस्ट कभी न कभी हमारे जीवन में ये CO2 उत्सर्जन भी, उसको बनाने में CO2 उत्सर्जन भी हो रहा है। तो इससे भी हमको नुकसान होगा। तो ये हमें समझना होगा कि धरती में जितना प्राकृतिक हम रहेंगे उतना ही हम धरती को संवारेंगे, और नहीं तो फिर ये जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दूसरी धरती का खोज अभी तक वैज्ञानिक नहीं कर पाए हैं। जो लोगों को अनुभव था, ऐसा उनको लगता था, ऐसी उनकी सोच थी कि चांद पर जल्दी ही हम पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और मंगल ग्रह भी बहुत दूर है, इसीलिए अब तो रहने के लिए यही धरती है। और जितना ऊर्जा का हम लोग उपभोग कर रहे हैं, तो इसके लिए 2.5 पृथ्वी चाहिए। इसलिए कहीं न कहीं पूंजीवादी मनस्थिति को हमें रोकना होगा। और अपने को ये याद रखिए, ये धरती आपकी आवश्यकता पूरी कर सकती, लेकिन आपका ये लोभ पूरा नहीं कर सकता। लोभ अनंत है, आवश्यकता हमेशा सीमित होती है। एक आदमी यहाँ पर मज़े से रह सकता है, प्रकृति सब कुछ फ्री में लुटाती है। ये पूरा दुनिया, ये खुशी का माहौल हो सकता है, लेकिन ये गम का और मातम का सबब भी बन सकता है अगर हम नहीं चेते तो। इसी ढंग से पेड़ों को उखाड़ते रहे तो यही हालत होगा। आज हमने क्या किया है, कंक्रीट का जंगल बना दिया, सारे शहरों को हमने जो है कि अच्छे अच्छे सड़कों से भर दिया। तो उसके चलते जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पर पानी नहीं जा पाता। तो अल्टीमेटली क्या है, पानी को निकलने का एक ही जरिया होता है। जब अचानक बारिश होता तो बाढ़ आ जाता, क्योंकि पानी नीचे जाने का जरिया नहीं है। तो एक ही जगह से जाता, नाली से। और अगर नाली जाम हो रखा हो तो तुरंत शहर में बाढ़ आ जाता। और छोटे बहुत सारे ऐसे शहर हैं जैसे मुंबई, तो वहाँ तो समुद्र का पानी उल्टा नाली में आने लगता, तो वो तो डूबने लग जाता। तो और नदियाँ 12 महीने रहा करती थी, लेकिन अब 12 महीने नहीं रहती हैं। बहुत सारी नदी तो बिल्कुल सूख जाती हैं, बरसात के 2-3 महीने ही रहती हैं। उसका कारण ये है कि धरती में पानी तो कहीं से जा नहीं रहा है, तो फिर वो पानी तो अल्टीमेटली एक ही जगह से नीचे जा रहा, वो है नदी। तो जब एक ही जगह से जाएगा तो वैसे में तो दिक्कत होगा ही, उस तुरंत सूख जाएगा। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझना होगा कि केवल पौधा लगाना सोल्यूशन नहीं है। हमने जो बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म किया है उसको हमको रिप्लेस करना होगा। और रिप्लेस करने के लिए हमें सिंगापुर का मॉडल अपनाना होगा। सिंगापुर में प्रति किलोमीटर में करीब 8,000 लोग रहते हैं। और अभी धरती पर ओवरऑल जोड़िएगा जनसंख्या घनत्व तो वो करीब आता है 25 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। और अगर देखिएगा कि एक देश में सबसे ज़्यादा कहाँ, बड़े देश में अगर तुलना कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बांग्लादेश का है, जहाँ करीब 1300 से 1400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं। जहाँ बिहार में हम लोग रहते हैं
बिहार राज्य में 1100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर पर रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व जब ज़्यादा होगा तो पर्यावरण पर लोड ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसमें नसबंदी कराना शुरू कर दें, नहीं, ये तरीका नहीं है। बस हमारी आवश्यकताएं भर अगर हमारा ज़रूरत रहे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये हो जाता कि ऊर्जा की अनंत क्षुधा का हम माहौल बना लेते और उसके चक्कर में धरती का दोहन शुरू कर देते। नहीं तो और क्या कारण है कि आप खुद सोचिए कि पूरी दुनिया में जो मैं बता चुका हूँ कि पूरी दुनिया में जितना भी कागज़ और जितना भी टिम्बर यूज होता है, करीब करीब 70% टिम्बर और कागज़ केवल 22% पॉपुलेशन खा जाता है, हजम कर जाता है। तो ये तो बदलना होगा। और इस प्रकार से पीपीई किट इतना बना करके जो हमने जीवन को बनाया है, ये ढांचा गलत है। और हम ये जो है कि आर्टिफिशियल दुनिया में रहना चाहते हैं, ये धारणा गलत है। तो हमें चेत जाना होगा और एक ऐसी धरती का निर्माण में अपना योगदान देना होगा जिसमें कि हम पर्यावरण को बचाए भी, और अगर हम जंगल को ख़त्म करते जा रहे हैं तो उसको बनाए भी। भले जंगल ना बना सकें, लेकिन एक एक जीव की महत्या को समझें। ये नहीं कि वायरस को ख़त्म कर देना है, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देना है। ये वायरस बैक्टीरिया का काम है। अगर समुद्र का जल एक चम्मच लीजिएगा तो उसमें लाख करोड़ों बैक्टीरिया वायरस है, और वो वायरस बैक्टीरिया को खाता है। वायरस बैक्टीरियोफेज कहते हैं उसको, और वो खा करके कार्बन रिलीज करता है, जिसके थ्रू वो प्लांक्टन बनता है। प्लांक्टन नहीं रहे तो छोटा मछली नहीं रहेगा, छोटा मछली नहीं रहेगा तो बड़ा मछली नहीं रहेगा। ये इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो वायरस बैक्टीरिया को नफरत नहीं पालना है। हमारे शरीर में अगर एक वायरस को एक वोट मिले, एक बैक्टीरिया को एक वोट मिले, और हमारे एक सेल को एक वोट मिले, तो हमारा वोट केवल 10 होगा और बैक्टीरिया वायरस का वोट 90 होगा। यानी हम खुद नहीं बने हुए हैं। और बायोडाइवर्सिटी खाली बाहर नहीं, बायोडाइवर्सिटी हमारे अंदर भी ज़रूरी है। अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का भोजन करेंगे, बिल्कुल नहीं टहलेंगे, तो हमारे पेट में जो बैक्टीरिया होगा वो आलसी बैक्टीरिया उत्पन्न होगा, और ऐसा बैक्टीरिया जो कम्प्लेक्स चीज़ों का पाचन क्रिया में असमर्थ हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में ये हमको और ज़्यादा बीमारी पकड़ेगा। तो हमें बायोडाइवर्सिटी केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि विचारों का भी बायोडाइवर्सिटी को भी ये करना होगा। एक ही जो है कि लाठी से सबको नहीं हाँकना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पूरी दुनिया में लॉकडाउन, ये तो गलत है। इस धरती पर अनेक लोग पहले भी आके जा चुके हैं जो एक से एक महामारी को मैनेज कर लेते थे बिना लॉकडाउन के। तो इसी प्रकार से, और ये महामारी आता नहीं है, ये महामारी क्रिएटेड होता है। रात दिन वही दिखाया जाता है, ये हिप्नोटिज्म होता है बेसिकली, क्योंकि रात दिन आपको वही दिखाया जाता है, और प्रायोजित भी होता है, क्योंकि सरकार भी सब कुछ बंद करके बैठ जाती। तो इसीलिए अब हमें ये समझना होगा और पूरी दुनिया को एक परिवार समझना होगा। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को सही में असली जामा, अमली जामा पहनाना होगा, तभी ये धरती पर हमारा जीवन सुरक्षित और संरक्षित रह सकता है। जब तक ये नहीं सोचना है कि हम ये टिड्डा हमारा दुश्मन है। आप सोचिए कि टिड्डा क्यों बनाया गया। टिड्डा बनाया गया था पॉलिनेशन करने के लिए, लेकिन उसको कंट्रोल में रखने के लिए कुछ ऐसे भी जीव थे जो टिड्डे को खाते थे। अब जब वो जीव खत्म हो गए तो फिर टिड्डा का संख्या इतना बढ़ गया। तो हमें समझना होगा कि अगर हम एक चीज़ छेड़ेंगे तो दूसरा चीज़ हमको दिक्कत होगा, क्योंकि प्रकृति में जो बनाया गया है सब जीव का, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे कितना भी अदृश्य हो, सबका एक काम दिया गया है, और उस काम के हिसाब से रहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हमको धरती पर मनुष्यों का आबादी ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे केस में आपको जो भी खर्च किए हैं, जो भी खराब किए हैं, उसको फिर से रिप्लेनिश भी कर देना होगा। तो फिर से नैसर्गिकता ढूंढना होगा और हमें अपने आप को बदलना होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों में विराम लगाता हूँ। सुखी रहें, संरक्षित रहें, ये स्वस्थ रहें, और दूसरे को भी समझाएं कि बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी एक्स्ट्रा खाए गए चीनी से होता, एक्स्ट्रा खाए गए कार्बोहाइड्रेट से होता। तो कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाएं, प्रोटीन बढ़ा दें, और घड़ी से देख करके 2 घंटा रोज़ टहलें। और अगर नहीं टहलने का समय मिलता तो जो भी ऑफिस जाते हैं वो कोशिश कीजिए साइकिल से जाएं, ताकि जो है कि आपका कैलोरी वहाँ भी जल जाए। सार्थक श्रम नहीं कर सकते तो कम से कम निरर्थक श्रम तो करना ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया मेहनत का फल मीठा होता। बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा। और दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत नहीं करना तो दाल रोटी खा के रहो, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं विराम लगाता हूँ। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर। वैसे तो मैं चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटोसस एक ऐसा बीमारी है जिसको ठीक करते करते पूरा शरीर का ढांचा समझ में आ गया। और मैंने अनुभव किया कि जब मैं ये ठीक करने निकलता हूँ, ये चर्म रोग, तो देखता हूँ कि उसी दवा से उसका बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी भी गायब हो गया। जब मैं भोजन बदल देता हूँ, जब रोज़ टहलना सिखा देता हूँ, तो ऑटोमेटिक वो सब बीमारी भी गायब हो जाता। तो अब हमको समझ में आ गया कि ये सब का कारण एक ही है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना।
तो धूप जरूर लीजिए, क्योंकि धूप से विटामिन डी मिलता है, और 6 घंटा का नींद जरूर लीजिए। तो ये हमारा मैसेज है। जहाँ रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए। हमारा फ़ोन नंबर इसमें भी लिंक में भी दिया हुआ है। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी ऐसा लगे, क्वेश्चन ऐसा लगे तो ज़रूर फ़ोन कीजिए। किसी भी प्रकार का रोग हो जो क्रोनिक हो, जिसको ठीक करना चाहते हो तो, लेकिन अगर आप बदलने को तैयार हैं तभी फ़ोन कीजिए। नहीं तो ये जो फाइट वाला आदत है कि इंडिया फाइट कोरोना, ये बेसिकली फाइट करके कुछ नहीं मिलेगा। फाइट नहीं करना है, जस्ट बी राइट। डोंट फाइट, जस्ट बी राइट। खुद अब उसके अनुसार ढल जाइए, दूसरे को सुधारने का प्रयास मत कीजिए। धन्यवाद।